27 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के दौरान जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज्यादा डिप्लोमेट्स प्रोटेस्ट में नेतन्याहू को पीठ दिखाकर असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इजराइल की गाजा और लेबनान पर बमबारी। लेकिन वॉकआउट करने का क्या फायदा, उसके बाद इजराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ गाजा की बात की जाए तो पिछले एक साल के दौरान 42,000 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, और लाखों लोग बेघर हुए, वो अलग। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई मर्तबा इजराइल को वार्न भी किया है कि ये जंग भयानक शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इसकी एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने तब देखी जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूर से 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए। और 2 अक्टूबर तक की रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी है। जहां दुनिया ये सब रोकने पे तुली है, वहीं इजराइल किसी अनकंट्रोल्ड मॉन्स्टर की तरह अपने 5 में से 3 फ्रंट्स पर मुसलसल जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरे हुए छोटे से इजराइल में आखिर इतनी ताकत आई कहां से है? क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बार बार वार्न करने के बावजूद भी वो इजराइल को रोकने में अभी तक नाकाम है? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इजराइल की असल ताकत समझने से पहले हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में समझना भी जरूरी है। इजराइल और पैलेस्टाइन का मसला तो तब से चल रहा है जब इन दोनों का कोई वजूद भी नहीं था। इस मसले की असल जड़ क्या है, इस पर आप ज़ेम टीवी की ये डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलहाल कंडीशन ये है कि फ़लस्तीनियों को इजराइल ने धकेल धकेल कर एक छोटी सी स्ट्रिप तक महदूद रखा हुआ है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये टेरिटरी सिर्फ 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहां से ना निकलना आसान है और ना इसके अंदर जाना। एक साइड पे मेडिटेरेनियन, एक तरफ इजिप्ट, तो 2 साइडों पे इजराइल मौजूद है। सिर्फ जरूरत की अशिया यहाँ जाती हैं, वो भी सिर्फ तब जब इजराइल चाहता है। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि गाजा स्ट्रिप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। गाजा इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए तो उसके नतीजे में इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की वो अभी तक चल रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गाजा की लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी इस जंग में धकेले जा रहे हैं। 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हजारों लोग बेघर हुए और जख्मी इतने कि गिनती करना भी मुश्किल है। गाजा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का ढेर मालूम होता है। इजराइल का कहना है कि ये सब उन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को खत्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। पर सोच को ये बात हजम नहीं होती कि गाजा, जिसकी 2017 में पॉपुलेशन 5 लाख के करीब थी, उनमें से 42,000 लोग यानी पॉपुलेशन का 8.5% मिलिटेंट विंग कैसे हो सकता है? इजराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा की लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो गाजा स्ट्रिप छोड़कर लेबनान में पनाह लें। जी हाँ, वही लेबनान जहाँ आजकल इजराइल की एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। पर यह काम इतना आसान नहीं होता। पहले इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में एंट्री करनी पड़ती है, फिर वहां से सीरिया और फिर आखिर में लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह का काफी असरो रसूख है, जो कि एक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, और ये ग्रुप गाजा में हमास की हेल्प भी करता है। पर आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन? 1980s में लेबनान में सिविल वॉर के दौरान इजराइल ने साउथ लेबनान पे कब्जा कर लिया था। इजराइल से मुकाबला करने के लिए वहां एक आर्म्ड ग्रुप उभर कर सामने आया, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। इस ग्रुप ने इजराइल को लेबनान से बाहर धकेला और तब से लेकर ये लेबनान का एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिटेंट विंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्रुप लेबनान की आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है और इसको ईरान की सपोर्ट हासिल है। जब से हिजबुल्लाह का वजूद हुआ है, तब से लेकर ये इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है और हर आए दिन इनकी झड़पें होना एक मामूल बन चुका है। लेकिन पिछले साल गाजा पर हमलों के बाद से हिजबुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला फलस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया था।
اب یہاں پر اسرائیل کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، کیونکہ غزہ پر حملے کرنا تو آسان تھا، لیکن اب ان کو لیبنان میں حزب اللہ کو بھی جواب دینا پڑ رہا تھا۔ اب لیبنان میں ڈائریکٹلی اٹیک کرنے کے لیے اسرائیل کو کوئی بڑی وجہ چاہیے تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ تبھی انہوں نے پیجر اٹیکس پلان کیے۔ 17 اور 18 سپٹمبر 2024 کو حزب اللہ کے 3000 سے زیادہ پیجرز اور ریڈیو سیٹس ایک ساتھ پھٹ پڑے، جس کی ڈیٹیل ویڈیو الگ سے زیم ٹی وی پہ موجود ہے۔ حزب اللہ نے اس کا الزام اسرائیل پر لگایا اور ساتھ ہی اسرائیل پر کئی راکٹس بھی فائر کیے۔ جس موقع کی تلاش تھی وہ اب آ چکا تھا۔ اسرائیل نے اگلے دن سے ہی ساؤتھ لیبنان پر ایئر اسٹرائکس شروع کر دی اور ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس آپریشن میں حزب اللہ کے کمانڈر حسن نصر اللہ کی موت ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو دنیا بھر کی کنٹریز نے مڈل ایسٹ کی اس سچویشن کو مزید خراب ہونے سے پہلے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کی ہے، اور کئی کنٹریز نے اسرائیل کو کافی کرٹیسائز بھی کیا ہے۔ مدد کی بات کی جائے تو دنیا بھر سے غزہ کے لیے بہت ایڈ بھی اناؤنس کی گئی۔ صرف یو ایس کی بات کریں تو 30 سپٹمبر 2024 روئٹرز کے مطابق امریکہ نے غزہ میں فلسطینیوں کے لیے $300 ملین کی ایڈ کا اعلان کیا۔ 7 مارچ 2024 یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے غزہ میں مدد کرنے کے لیے ملٹری پورٹ بنانے کا اعلان کیا، اور اسی سال 27 فیب کو یو ایس ایڈ نے $53 ملین کی فوری امداد کا اعلان بھی کیا۔ اس طرح کے ان گنت اعلانات ہمیں مختلف نیوز ویب سائٹس پر ملتے ہیں، لیکن جہاں دنیا کی زیادہ تر کنٹریز اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، وہیں اسرائیل اتنا زیادہ ان حملوں میں شدت لے کے آ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ چاروں طرف عرب کنٹریز سے گھیرا ہوا چھوٹا سا اسرائیل کسی کے قابو میں نہیں آ رہا؟ اس معاملے کو پچھلے ایک سال میں 3 مرتبہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اٹھایا گیا۔ یو این کی سیکیورٹی کونسل میں الگ الگ کنٹریز کے نمائندے حصہ لیتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کا ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ پھر اگلی کنٹری کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ لیکن تینوں مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں جب سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا تو امریکہ نے اپنی ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کو رد کر دیا۔ جی ہاں، وہی امریکہ جس نے غزہ کے لیے کروڑوں ڈالرز کی ایڈ کا اعلان کیا تھا۔ جون 2024 میں تو امریکہ نے خود ایک سیز فائر کا ایگریمنٹ فائل کیا تھا، جو سیکیورٹی کونسل میں پاس بھی ہو گیا، لیکن اس کو بھی بعد میں ویٹو کر دیا گیا۔ ایک طرف پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، تو دوسری طرف یو این میں ویٹو پاورز کا استعمال بھی امریکہ نے ہی کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2019 اور 2023 کے بیچ اسرائیل نے جتنے بھی ویپنز امپورٹ کیے ان میں سے 69% امریکہ سے منگائے گئے، اور تو اور امریکہ کی طرف سے ہر سال اسرائیل کو $3.8 بلین کی ملٹری ایڈ بھی دی جاتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن پبلکلی بھی موجود ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ پر حملے روکنے کی بات تو کرتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے، جو آنے والے وقت میں مڈل ایسٹ میں کوئی بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ پر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ اس سوال کے جواب کی کڑیاں ریلیجن سے جا کر ملتی ہیں۔ یو ایس کے ویٹون کالج کی ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں ایک بہت بڑی پاپولیشن، قریب 35 سے 40% لوگ ایسے ہیں جو بائبل پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کافی سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کا بننا بائبل کے عین مطابق ہے۔ امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد اسرائیل کی پروٹیکشن اور یہودیوں کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ اس آرگنائزیشن کو کوفی کہا جاتا ہے، یعنی کرسچنز یونائٹڈ فار اسرائیل۔ پوری دنیا میں اس آرگنائزیشن کے 10 ملین ممبرز ہیں، جن میں امریکن پولیٹکس کے کافی بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ کرسچنز کے اس گروپ کو زائونسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کرسچینٹی ایک الگ ریلیجن ہے اور جوئش ایک الگ، جبکہ زائونزم ایک ایسی پولیٹیکل موومنٹ ہے جو اسرائیل کے حق میں کام کرتی ہے۔ سب سے اہم بات، یہ ضروری نہیں کہ ہر جو یا ہر کرسچن زائونسٹ ہو۔
ज़ायोनिस्ट्स का ये ग्रुप अमेरिकन पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में अपनी मर्जी के फैसले कैसे करवाता है, इसके लिए एक अलग कमेटी है जिसको एपेक यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल लॉबिंग कमेटी है जो अमेरिकन कांग्रेस में जो चाहे जब चाहे अपनी मर्जी के फैसले करवा सकती है। यूएस कांग्रेस में ही सारे फैसले किए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, बजट अप्रूव होते हैं और जंगें भी मुसल्लत की जाती हैं। यूएस कांग्रेस के मेंबर्स ये तमाम फैसले वोटिंग के जरिए करते हैं। अब अगर कोई एक बड़ा ग्रुप यूएस कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स को खरीद ले और उनसे कहे कि फलां रेजोल्यूशन में वोटिंग उनके हक में देनी है, तो इसको कहते हैं लॉबिंग करना। और हैरत की बात यह है कि अमेरिका में लॉबिंग करना बिल्कुल लीगल है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जो लॉबिंग कर रहा है उसको ये तमाम डिटेल्स पब्लिक रखनी है और अंडर द टेबल किसी भी कांग्रेस के मेंबर्स को पैसे नहीं देने, यानी जो कुछ होगा सबके सामने होगा। एपेक की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि ये ग्रुप अमेरिकन गवर्नमेंट में इजरायली पॉलिसीज लागू करवाने के लिए लॉबी करता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो कैंडिडेट्स जो यूएस जनरल इलेक्शन में खड़े हुए और उनको एपेक की सपोर्ट हासिल थी, उनमें से 98% इलेक्शन जीत गए। इन कैंडिडेट्स को $40 मिलियन भी दिए गए। ये ग्रुप ना सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स में इजराइल पसंद पॉलिसीज लागू करवाता है, बल्कि जो इजराइल के खिलाफ हैं उनको हराने का काम भी करता है। इनकी वेबसाइट पे लिखा है कि इन्होंने 24 ऐसे कैंडिडेट्स को भी हरवाया जो प्रो इजराइल पॉलिसीज के खिलाफ थे। एपेक की इजराइल के लिए सपोर्ट अब काफी भयानक शक्ल इख्तियार करने लगी है। हुआ कुछ यूं था कि इजराइल की बॉम्बिंग्स और गाजा में ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में एक केस फाइल किया। ये कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, लेकिन ये अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। 24 अप्रैल 2024 को ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर असद करीम खान को 12 यूएस सेनेटर्स की तरफ से एक धमकी आमेज लेटर रिसीव होता है, जिसमें लिखा था कि हमें रिपोर्ट मिली है कि ICC इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे इजरायली लीडर्स को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स निकालने वाला है। इसमें लिखा था कि अगर आपने ऐसा किया तो हम यानी यूएस आपके इदारे के खिलाफ बदतरीन सैंक्शंस लगाएंगे, आपकी और आपकी फैमिली के यूएस विजिट्स पर भी पाबंदी लगा देंगे। इस लेटर में साफ साफ लिखा था, इफ यू टारगेट इजराइल वी विल टारगेट यू, और आखिर में लेटर के एंड में मेंशन किया गया यू हैव बीन वार्न्ड। इस लेटर के साथ उन 12 यूएस सेनेटर्स के नाम और सिग्नेचर्स भी अटैच्ड थे। मजे की बात यह है कि एपेक की वेबसाइट पर उन तमाम सेनेटर्स की लिस्ट मौजूद है जो प्रो इजरायली कैंडिडेट्स हैं और जिनके लिए फंडिंग जमा की जा रही है। और ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर को धमकी आमेज लेटर लिखने वाले सेनेटर्स के नाम भी इसी लिस्ट में खुल्लम खुल्ला लिखे हैं। पर कहानी अभी भी बाकी है। बॉन्ड्स के बारे में तो आप सब ने सुन रखा होगा। ये ज्यादातर गवर्नमेंट्स इशू करती हैं इन्वेस्टर से पैसा जमा करने के लिए, और बदले में बॉन्ड खरीदने वाले को सालाना प्रॉफिट दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को लोन की सूरत में पैसे मिल जाते हैं और जब भी बॉन्ड वापस करना हो तो गवर्नमेंट वो वापस खरीद भी लेती है। अब आते हैं असल स्टोरी पे। दी गार्डियन की एक स्टोरी के मुताबिक अगस्त 2023 में इजरायली बॉन्ड्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिका में ओहायो स्टेट ट्रेजरर को ईमेल करके कहा कि क्या वो $5 मिलियन के इजरायली बॉन्ड खरीदेंगे। नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट इदारे को कोई चीज बेचना इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे अगले 40 मिनटों में ही ट्रेजरर ऑफिस ने इजरायली बॉन्ड्स की परचेज अप्रूव कर दी। बाद में मालूम पड़ा कि हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद मुख्तलिफ यूएस स्टेट्स और म्यूनिसिपैलिटीज ने कम से कम $1.7 बिलियन के इजरायली बॉन्ड्स खरीदे हैं। यूं मालूम होता है कि अमेरिका की इजराइल को सपोर्ट करने की एक नहीं बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे आखिरी है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और यूएस के बीच पिछली कई दहाइयों से मसले चलते आ रहे हैं। अफगानिस्तान में 20 साला अमेरिकन कब्जा हो या इराक में होने वाली जंग, अमेरिका को मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक वफादार पार्टनर की जरूरत है, और ये पार्टनरशिप इजराइल के अलावा कौन निभा सकता है।
हालांकि मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करना कोई बड़ा मसला नहीं। अरब कंट्रीज चाहती हैं कि फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी स्टेट दी जाए, लेकिन इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।